धमाकेदार दिवाली सिर्फ उत्कर्ष के साथ। इस बार शिक्षक बनने का सपना होगा साकार, क्योंकि उत्कर्ष लेकर आया है दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर। रीट, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 जैसी सभी शिक्षक भर्तियों के कोर्सेज पर पाएं 90% तक की छूट, 3 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी और हर लाइफ फ्रॉम क्लासरूम कोर्स के साथ रिकॉर्डेड कोर्स बिल्कुल मुफ्त। लेकिन ध्यान रहे, ये धमाकेदार ऑफर है सिर्फ 3 नवंबर तक ही, तो देर मत करें और आज ही अपनी मजबूत तैयारी की शुरुआत करें। एनरोल नाउ। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे आप सब? एकदम बढ़िया, मस्त मजे में दिवाली मना रहे होंगे। प्यारे मित्रों, बात कर रहे हैं अपन प्रश्नों की 1 से 15, 15 से 30। आज उससे आगे बढ़ाते हैं इस क्लास के अंदर और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने लेते हैं। CaO कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड अवस्था में S, इसके साथ लिक्विड यानी कि जल मिलाया H2O, तो मित्रों हमें प्राप्त हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। यह क्रिया कैसी क्रिया? संयोजन क्रिया, वियोजन क्रिया, विस्थापन क्रिया, इनमें से कोई? बताइए, फटाफट कमेंट करके बताइए प्यारे प्यारे मित्रों, जल्दी से आंसर दीजिए। तो मित्रों देखो, CaO के साथ मिल रहा है H2O, यानी कि यहां हो रहा है जल योजन। तो बेटा जुड़ना हमेशा कौन सी क्रिया होता है? संयोजन। यानी कि A प्लस B मिलकर AB बन रहा है, तो यह एक संयोजन क्रिया है। देख लो आपके साथ। वियोजन में क्या होगा? जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है CaCO3, इसको हमने गर्म किया तो मित्रों ये CaO प्लस CO2 में टूट गया। ये CaO और CO2 में टूट गया, तो इसका टूटना ही कहलाता है वियोजन। और विस्थापन, विस्थापन में ध्यान रखना मित्रों, जैसे हमारे पास है CuSO4 कॉपर सल्फेट, इसकी क्रिया करवाई हमने जिंक से, तो हमें प्राप्त हुआ ZnSO4 प्लस कॉपर अलग हो गया। तो कॉपर का अलग होना ही क्या होता है? विस्थापन। और तो प्यारे मित्रों, जब दो पदार्थ जुड़कर नया पदार्थ बनाएंगे तो संयोजन, टूटकर बनाएंगे तो वियोजन, स्थान की अदला बदली करके बनाएंगे तो विस्थापन कहते हैं। क्लियर? चलिए आगे। 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बना पदार्थ क्या कहलाता है? 2 या 2 से अधिक एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बना पदार्थ क्या कहलाता है? मिश्रण, द्रव, यौगिक या कोई नहीं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट, क्या होगा इसका आंसर? तो मित्रों, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, निश्चित अनुपात, शब्द क्या है? अनुपात। और कैसा होना चाहिए? फिक्स। और जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाए तो वह हमेशा यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है मित्रों? यौगिक। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में किसी एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाए तो प्राप्त नया पदार्थ यौगिक कहलाता है। और बिना अनुपात के मिलाया जाए, बिना अनुपात, जिनका कोई अनुपात नहीं, बिना अनुपात के मिलाया जाए तो उसे हम कहते हैं मिश्रण। और निश्चित अनुपात से मिलाया जाए तो उसे हम कहते हैं यौगिक। फॉस्फोरस P3135 जो हमने लिखा है आपके सामने, इसके अंदर हमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है ये बताना है। किसकी संख्या बतानी है बेटा? न्यूट्रॉन की संख्या बतानी है। याद करो, P हमने लिखा, 31, 15 हमने लिखा। ऊपर हमेशा होता है परमाणु भार। क्या होता है मित्रों? परमाणु भार, जिसको हम लिखते हैं A से। नीचे होता है परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक को हम लिखते हैं मित्रों आपके Z से।
और ए होता है वो है P प्लस N, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि ये हमें दिया है 31, ये हमें दिया है 15। और मित्रों ये होता है P और ये होता है P प्लस N, दोनों का योग। तो देखो A कितना दिया हमें 31, P कितना दिया हमें 15 प्लस न्यूट्रॉन हमें पूछा है। तो न्यूट्रॉन बराबर हो जाएगा 31 माइनस 15, इसको मैंने इधर भेज दिया, तो ये हो जाएगा 16। 30 होता तो 15 हो जाता, 16। तो आंसर बी। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी 16। किसी पदार्थ का उपचयन होता है यदि, उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई हो, हाइड्रोजन का ह्रास हुआ हो, हाइड्रोजन की वृद्धि हुई हो, ए और बी दोनों हो। देखो बात चल रही है ऑक्सीकरण क्रिया, ऑक्सीकरण, और दूसरी होती है मित्रों अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन। याद रखना, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो या हाइड्रोजन की कमी हो, धनायन की वृद्धि हो और ऋणायन की कमी हो, तो उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। और जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो, हाइड्रोजन की वृद्धि हो, योग हो, धनायन की कमी हो और ऋणायन की वृद्धि हो। तो याद रखना बेटा, ऑक्सीजन की तो क्या होता है योग, यानी कि वृद्धि, हाइड्रोजन की होती है कमी। तो आंसर होगा ए और बी दोनों। बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी दोनों। निम्नलिखित में से निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने पर FeH2O, Fe3O4 और H2 के गुणांक क्या होंगे? Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2, यही है मित्रों। यहां 3 Fe है, तो मैं यहां 3 Fe लिख दूं तो कोई दिक्कत, Fe तो संतुलित हो गया। अब ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन कितने हमारे पास? 4। तो मित्रों मैं यहां पर 4 लिखूं, यहां पर कितने लिखूं? 4। तो देखो ऑक्सीजन कितने हो गए? 4, और यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए 4 दूनी 8, तो इसको भी मैं 4 लिख दूं। अब संतुलित देखते हैं, Fe 3 है, यहाँ पे भी Fe 3 है, H2 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 4, सब कुछ संतुलित है। तो 3 1, सॉरी यहाँ 4 है आगे, यहाँ कोई नहीं है और यहाँ 4 है, तो 3 4 1 4, 3 4 1 4 कहाँ आया? यहाँ पर। यानी कि आंसर क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बी। क्लियर? ओके। तो ये हो गया मित्रों आपके Fe3O4 की क्रिया, यानी कि संतुलित, जिसमें इनके गुणांक 3 4 1 4 आएंगे, तो ये इनके गुणांक हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणुकता 1 होती है? बताओ बेटा, परमाणुकता, किस तत्व की परमाणुकता क्या होती है? अणु में परमाणुकता हो जाएगी बेटा तत्व में अणु के रूप में परमाणु की संख्या। जब परमाणु को अणु के रूप में तत्वों को लिखते हैं तो इसमें कितने परमाणु हैं उसकी संख्या परमाणुकता कहलाती है।
और सल्फर की मित्रों S8 तक होती है, ऑर्गन निष्क्रिय गैस है AR होती है, क्लोरीन Cl2 होती है, ऑक्सीजन O2 होती है। तो आंसर हो गया ऑर्गन। अक्रिय गैसें, निष्क्रिय गैसें जितनी भी होती है मित्रों, अक्रिय कह दो, निष्क्रिय कह दो, इनकी परमाणुकता हमेशा एक होती है। और धातुओं की परमाणुकता भी एक होती है। कोई मेटल आ जाए Cu Fe, इनकी परमाणुकता भी हमेशा कितनी होती है? एक। तो धातुओं की परमाणुकता भी एक होती है और इनकी परमाणुकता भी एक होती है। नीचे दी गई वस्तुओं में से किसकी गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होगी? बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए कमेंट करके। कुछ आपके सामने प्रश्न दिए हैं मित्रों, ऑप्शन दिए हैं और आपसे पूछा कि इनमें से किसकी गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी। नीचे दिए गए प्रश्नों में किसकी गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होगी? जल्दी से कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से किसकी गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, सर्वाधिक होती है? तो गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है मित्रों 1/2 mv²। पहला पॉइंट तो ये गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या होती है बेटा? 1/2 mv²। तो याद रखना बेटा, ये हो जाएगा 1/2 mv²। ठीक है, ये हो जाएगा 1/2 3m इंटू 2v का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/2 4 3 12 इंटू 12 mv²। तो ये सॉल्व करूँ तो आ जाएगा mv²/2, ये सॉल्व करूँ तो हो जाएगा 6 mv²। ये है बेटा 1/2 इंटू 3m, नहीं सॉरी 2m इंटू 3v का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके m 3 × 9 mv²। और ये हो जाएगा 1/2 इंटू m इंटू 16v²। तो ये हो गया 8 mv²। तो सबसे ज्यादा आई ये 9 mv², यानी कि C। याद करो, किसी भी वस्तु में गति के दौरान उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा कहते हैं मित्रों? गतिज ऊर्जा। कब? जब गति के दौरान उत्पन्न हुई हो तो ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। समजातीय संरचनाएं होती है, समजात और समवृत्ति। याद करो, जैव विकास टॉपिक, जैव विकास टॉपिक से प्रश्न आया है कि समजातीय संरचना होती है उत्पत्ति में समान लेकिन कार्य में अभिन्न, उत्पत्ति और कार्य में समान, उत्पत्ति में भिन्न लेकिन कार्य में समान, उत्पत्ति और कार्य में अलग। बताइए समजातीय संरचना क्या होगी? ये आपसे प्रश्न पूछा है। कौन सी संरचना है मित्रों? समजातीय। बताइए फटाफट। तो मित्रों समजातीय संरचनाएं वो होगी जो उत्पत्ति में तो हमेशा होती है समान और कार्य में होती है असमान। जैसे उदाहरण, मनुष्य के हाथ और पक्षियों के पंख दोनों ही अग्रपाद के रूपांतरण हैं, पर हम हाथ जो हैं वो वस्तुओं को पकड़ने में काम में लेते हैं और पक्षी उड़ने में। उत्पत्ति समान लेकिन काम असमान। तो आंसर ए। उत्पत्ति में भिन्न लेकिन कार्य में समान तो होते हैं समवृत्तीय अंग। समवृत्तीय अंग जैसे कीटों के पंख केवल उत्पत्ति में मित्रों क्या होते हैं?
त्वचा के रूपांतरण और पक्षियों के पंख, दोनों ही उत्पत्ति में अलग अलग है पर दोनों का काम क्या हुआ, उड़ना, तो ये हो जाएंगे समवृद्धि। निम्नलिखित में से कौन सा क्लाइनफेल्टर के सिंड्रोम का प्रतिनिधित्व करता है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बताइए मित्रों, इनमें से कौन सा है मित्रों जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है, बताइए जल्दी से बताइए, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इनमें से कौन है? देखो, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वह होगा जिसमें गुणसूत्र की संख्या होगी प्यारे मित्रों आपके 47, 22 प्लस XXY हो जाएगा, यानी कि है तो पुरुष लेकिन ऐसा पुरुष जिसमें X गुणसूत्र एक्स्ट्रा हो जाएगा। याद रखना, ऐसा पुरुष जिसमें एक X गुणसूत्र अतिरिक्त होता है, तो उसे कहते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, यानी कि XXY क्या होगा, XXY, ऐसा पुरुष जिसमें एक X गुणसूत्र एक्स्ट्रा होने से महिला के लक्षण भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट, आहार नाल की गोबलेट कोशिकाएं रूपांतरित होती है। आहार नाल की गोबलेट जो कोशिका मित्रों, वह किसका रूपांतरण है? संयुक्त उपकला उत्तक कोशिकाओं से, सल्की उपकला से, स्तंभाकार उपकला से, उपास्थि। तो मित्रों आहार नाल की जो गोबलेट कोशिका होती है वो स्तंभाकार उपकला कोशिकाओं की रूपांतरित होती है। किसकी रूपांतरित हो जाएगी? स्तंभाकार उपकला कोशिकाओं से। प्रतिवर्ती क्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? बताओ बेटा, प्रतिवर्ती क्रिया के लिए कौन उत्तरदायी है? प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया के लिए कौन उत्तरदायी है? वे क्रियाएं जिन्हें हम बिना सोचे समझे तुरंत संपन्न करते हैं। तुरंत संपन्न करते हैं, बिना सोचे समझे तुरंत संपन्न करेंगे। जैसे अचानक पिन या कांटा चुभने पर झटके से हाथ हटना, अचानक गर्म वस्तु छूने पर झटके से हाथ हटना, ये प्रतिवर्ती क्रिया होती है और इसका नियंत्रण मस्तिष्क प्लस मेरुरज्जु मिलकर करते हैं और इन दोनों को ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दोनों को ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट, अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? मीथेन, बेंजीन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड। द्वितीयक यानी कि जो जिस रूप में उपस्थित होता है उस रूप में तो प्रदूषण नहीं करता, लेकिन अन्य पदार्थों से क्रिया करने के बाद प्रदूषण करता है। यानी कि वे प्रदूषक जो जिस रूप में उत्पन्न होते हैं, जिस रूप में उत्पन्न होते हैं उस रूप में तो प्रदूषण नहीं करते, लेकिन अन्य पदार्थ से क्रिया करने के बाद प्रदूषण करते हैं। तो उन्हें हम प्रदूषक कहते हैं। और ये है मित्रों ओजोन।
जिसको हम O3 के नाम से भी जानते हैं। ये द्वितीयक प्रदूषक की श्रेणी में आता है, जो सीधा तो प्रदूषण नहीं करता, लेकिन अन्य पदार्थों से क्रिया करने के पश्चात प्रदूषण फैलाता है। कंडरा अस्थि विकास के द्वारा अस्थि को कहा जाता, कंडरा के अस्थि विकास के द्वारा उस अस्थि को कहते हैं कला अस्थि, सिस्मोइड अस्थि, त्वची अस्थि, उपास्थि। मित्रों, जो कंडरा से बनती है यानी कि टेंडन से बनती है, इसको कहते हैं सिस्मोइड अस्थि। क्या कहते हैं उसको? सिस्मोइड अस्थि कहते हैं। कंडरा के अस्थि विकास के द्वारा निर्मित अस्थि को क्या कहते हैं? सिस्मोइड अस्थि। उपास्थि तो मित्रों कोमल होती है और लचीली होती है। याद करो, हड्डियों की बात चल रही है तो भ्रूण में हड्डियां कितनी होती है? लगभग 300 से 306। शिशु में कितनी होती है? शिशु में लगभग मित्रों 270 और वयस्क में होती है 206। यानी कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वयस्क अवस्था तक हड्डियों की संख्या में लगातार कमी आती रहती है। नेक्स्ट, मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है। बताओ मित्रों, मास्ट सेल किस में होती है? ग्रंथिल ऊतक में, संयोजी ऊतक में, उपकला ऊतक में, इनमें से कोई नहीं। मास्ट कोशिकाएं किस में पाई जाती है? ये आपसे एक सिंपल प्रश्न पूछा है। मास्ट कोशिका मित्रों यह एलर्जी के समय उत्पन्न होती है। एलर्जी के समय उत्पन्न होती है और यह एक संयोजी ऊतक होती है। कौन सा ऊतक? संयोजी ऊतक। कनेक्टिव टिश्यू होती है, संयोजी ऊतक होती है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक पदार्थ वायुमंडल में ओजोन की मात्रा को कम करने के लिए उत्तरदायी है? यानी कि ओजोन गैस होती है मित्रों, याद करो, वायुमंडल के अंदर ओजोन गैस जिसका फॉर्मूला होता है O3। ये मित्रों समताप मंडल में पाई जाती है। स्ट्रेप्टोस्फीयर में पाई जाती है, समताप मंडल में, और पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करती है। अल्ट्रावायलेट रेस से सुरक्षा करती है और इसको कम करता मित्रों CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये आजकल इसका एक घटक जो हम कूलिंग, ठंडक के लिए काम में लेते हैं। ये क्या है बेटा? शीतलक गैस, कूलिंग गैस है। ये शीतलक गैस है, कूलिंग गैस है, जो हम ठंडक उत्पन्न करने के लिए काम में लेते हैं। रेड डाटा बुक का प्रकाशन कौन सी संस्था करती है? IUCN, ट्रैफिक, WWF, WHO। रेड डाटा बुक। तो मित्रों रेड डाटा बुक का प्रकाशन, रेड डाटा बुक क्या होती है? इसमें संकटग्रस्त जातियों की सूची है। संकटग्रस्त यानी कि जो लुप्त होने के कगार पर है, संकटग्रस्त जातियों की सूची होती है और इसका प्रकाशन करती है मित्रों IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचर रिसोर्स। तो मित्रों आंसर होगा IUCN। तो IUCN के द्वारा रेड डाटा बुक का प्रकाशन किया जाता है। ट्रैफिक मित्रों, ट्रैफिक जो है वह जंतु उत्पाद के व्यापार को रोकती है। जंतु उत्पाद के व्यापार को रोकती, बाल, सींग वगैरह, ताकि जंतुओं का शिकार नहीं हो। और WWF ये तो वर्ल्ड वाइल्ड फंड है मित्रों, वर्ल्ड वाइल्ड फंड, जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपके जीव विविधता के संरक्षण से संबंधित काम करती है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO। तो जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? बीसमैन, मेंडल, लेमार्क, डार्विन। जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है?
तो मित्रों वीज़मैन ने दिया था, याद करो। मेंडल, इसने कहा कि जीवों में दो प्रकार का द्रव होता है, एक होता है जनन द्रव्य और एक होता है कायिक द्रव्य। जो जीव हम गुण अर्जित करते हैं और जनन द्रव्य को प्रभावित करता है तो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होगा, और कायिक द्रव्य को करेगा तो वंशागत नहीं होगा। और मेंडल, याद करो, आनुवांशिकता का पिता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवांशिकता का पिता। और लेमार्क, इन्होंने मित्रों उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया था कि जो लक्षण हम अर्जित करते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होता है। लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया था। और प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। प्राकृतिक वर्ण कह दो या प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कह दो। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, ये आप लोगों से पूछा है। तो बेटा मानव शरीर की सबसे बड़ी और अंतःस्रावी ग्रंथि, याद करो, पीयूष तो मास्टर ग्रंथि होती है या छोटी ग्रंथि होती है। थायराइड सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। पैराथायराइड थायराइड की सतह पर होती है और कैल्शियम कंट्रोल करती है। और अग्नाशय शरीर की एक कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि अवस्थी। कैसी ग्लैंड है मित्रों? ये मिक्स्ड ग्लैंड है। और आज का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे अंतःस्रावी विज्ञान का जनक कहा जाता है? बताओ बेटा, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी किसे कहा जाता है? अंतःस्रावी विज्ञान का जनक। तो मित्रों स्टार्लिंग, इन्होंने तो हार्मोन शब्द दिया था कि हार्मोन एक उत्तेजक पदार्थ होता है। थॉमस एडिसन को पिता कहते हैं। और एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने सबसे पहले सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की थी। तो सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज करने वाले साइंटिस्ट एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, और इन्हें लैंडस्टीनर को रक्त समूह का जनक कहते हैं। फादर ऑफ ब्लड ग्रुप कहा जाता है। तो रक्त समूह का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल लैंडस्टीनर साहब को। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये थे आपके बेहतरीन, शानदार, जानदार, अच्छे प्रश्न। इससे आपकी तैयारी को और सहायता मिलेगी, मजबूती मिलेगी और आपकी तैयारी बहुत बेहतर है, इसको बेहतरीन किया जाएगा। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू।